हेलो बच्चों, आज फिर आपका करियर प्लेनेट के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों ने दो वीडियो देखे होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जो आपके 31 को पेपर होने वाला है उसकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आज हम इस पूरी सीरीज का लास्ट सेशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज के जो आपका वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस और 3D से, इसके अलावा आपके एलपीपी और प्रोबेबिलिटी से बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का, वो क्या कह रहा है, आपके पास आपको पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करने हैं, किसके, मिड पॉइंट के। तो आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट P और Q अवेलेबल हैं। तो P आपके पास जो पॉइंट है, सपोज दिस इज योर पॉइंट P, और इसका जो पॉइंट है 2, 3, 4, और सेकंड कोई पॉइंट अपन ले लेते हैं Q। इस Q के जो पॉइंट गिवन है 4, 1, -2, ये आपके पास गिवन है। अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका मिड पॉइंट लेना है आपको। तो मिड पॉइंट लेना है, तो देखिए मिड पॉइंट लेने के लिए यहाँ पर कोई मिड पॉइंट होगा। सपोज जो मिड पॉइंट है वो Z है। क्लियर है, आपका जो मिड पॉइंट है Z है। तो सबसे पहले इसके पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं। या आपको ऐसे भी पता है कि अगर मिड पॉइंट इन दोनों का निकालना है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, 2 + 4 / 2, 3 + 1 / 2, 4 - 2 / 2। तो आपको क्या मिलेगा, Z के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 4 + 2 क्या मिलेगा बेटा, 6 / 2 दैट इज 3, 4 / 2 दैट इज 2, 4 - 2 2 / 2 दैट इज 1। ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, उसको कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं, उसको क्या चाहिए बेटा, पोजीशन वेक्टर चाहिए। और पोजीशन वेक्टर आपका कैसे मिलेगा कि मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा, आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट के साथ 3 के साथ क्या लगा देंगे आप, i कैप, प्लस 2 के साथ j कैप, प्लस 1 के साथ k कैप। तो आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इज इट क्लियर। अगर पोजीशन वेक्टर की बात करता है तो ये करना है। क्लियर है। इसमें भी आपको दो चीजें पूछ सकता है एडिशनल, कि ये जो पोजीशन वेक्टर आपने निकाला है इसकी स्केलर क्वांटिटी क्या होगी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी। अगर इसकी स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है तो आप इस तरीके का साइन लगाकर 3, 2, 1 लिख देंगे। और अगर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर पूछता है एडिशनल, तो 3i कैप, 2j कैप और k कैप एडिशनल। ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। क्लियर है। बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में आपको सिंपल सा मैंने बता रखा है कि आपको खुद का क्या करना है, क्या करोगे बेटा, जो वेक्टर गिवन हो वो वेक्टर लेना है और उसी का मॉड्यूलस से डिवाइड करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो क्या गिवन है, 2i कैप - 3j कैप प्लस 4k कैप। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय n कैप, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सेम वेक्टर। ये फॉर्मूला जरूर लिख के आना बेटा, यूनिट वेक्टर पूछे फॉर्मूला जरूर मेंशन करना, इसके मार्क्स होते हैं एडिशनल। तो यहाँ पर देखिए n वेक्टर दैट इज इक्वल टू खुद का वेक्टर यानी 2i कैप - 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दिस। मॉड्यूलस ऑफ दिस मतलब i के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -3 का स्क्वायर, प्लस 4 का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट दैट इज 4 स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, 2i - 3j प्लस 4k अपॉन कितना आ जाएगा, ये है बेटा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 + 9 25 प्लस 4 क्या आ जाएगा 29। दैट इज योर यूनिट वेक्टर। बड़ा इजी है। यूनिट वेक्टर का ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है आरबीसी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है, कर लोगे। पोजीशन वेक्टर पूछता है तो आप पोजीशन वेक्टर इजीली i कैप, j कैप और k कैप कोऑर्डिनेट के साथ, और अगर आपको यूनिट वेक्टर पूछता है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जरूर मेंशन करेंगे, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पूछ रहा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर। यहाँ पर क्या आ गया, यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर टू, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है और वो वेक्टर क्या है, सपोज ये मेरा वेक्टर n1 वेक्टर है और ये n1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है 6i माइनस 3j माइनस 2k, ये मेरा वेक्टर है। समझ में आ रही है आपको? अब आपको केवल यहाँ से इतनी बड़ी इक्वेशन से ये चीज डिसाइड करनी है कि वेक्टर कौन सा दिख रहा है इसमें। ये वेक्टर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करके अलग लिख दिया और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ दिस ai प्लस bj प्लस ck, और आपको पता है कि आपका जो dr होता है वो क्या होता है a, b, c होता है। dr क्या होता है a, b, c होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको dr गिवन है, तो यहाँ पर dr क्या गिवन है आपको, dr क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, वो क्या गिवन है बेटा 6, -3, -2, दैट इज योर dr। तो हमें क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ऑफ अ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, वही आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, खुद का वेक्टर 6i माइनस 3j माइनस 2k अपॉन मॉडुलस ऑफ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6i माइनस 3j माइनस 2k। इट विल गिव यू 49, it will give you 49, root 49, that is equal to 7. So your final answer is 6i upon 7 minus 3j upon 7 minus 2k अपॉन 7। बात को ध्यान रखना है, क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन में अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास dr गिवन होता है उस dr के रेशियो का ही तो सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते हैं आप लोग। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है इस यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर में आपने वेक्टर ले लिया और उसके मॉडुलस का भाग दे दिया। एक्चुअल में आप यूनिट वेक्टर ही निकाल रहे हैं, क्लियर है? बस आपको क्या करना है, हर एक यूनिट वेक्टर के डिनोमिनेटर वाली टर्म को आपको क्या कर देना है, इस टर्म के अंदर डिवाइड कर देना है, दैट इज योर dc dc dc। इज इट क्लियर? बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपके पास गिवन है, दैट इज योर, देखिए इक्वेशन आपको हमेशा इस फॉर्म में गिवन होगी, किस फॉर्म में, a प्लस लैम्बडा b, दैट इज योर इक्वेशन। इसमें से a b आपको फाइंड करना पड़ेगा। दो इक्वेशन है, तो फर्स्ट आपका ये वाला क्या बन जाएगा a1, ये आपका क्या बन जाएगा b1, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्या होती है a प्लस लैम्बडा b। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, आपके a2, और ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी b2। क्लियर है? तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बेटा, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको ये अलग अलग चीजें आपको एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग निकालनी है सेपरेटली, और बाद में इसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकाल देते हैं। तो a2 कितना है अपना, a2 है अपना बेटा 2i प्लस j माइनस k, और माइनस लगाकर a1 कितना है i प्लस 2j प्लस 3k। अब आपको क्या करना है, a2 माइनस a1, 2 माइनस 1 कितना बन जाएगा, i कैप j माइनस 2 डेट इज माइनस j कैप, और माइनस k और माइनस का 3k है ना, माइनस का 4k। क्लियर है बात यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए a2 माइनस a1 के अंदर। उसके बाद में आपको b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 यहाँ निकाल देते हैं। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए कल एक तरीका बताया था मैंने पिछले लेक्चर के अंदर। यहाँ पर क्या लिखते हैं, i कैप j कैप k कैप, i j k, b1 आपका ये वाला है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 एंड प्लस का 1, b2 आपका ये वाला है, तो क्या आ जाएगा 2 1 2, 2 1 एंड 2। क्लियर है यहाँ तक? दैट इज इक्वल टू i
सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, माइनस जे प्लस के। तो आपके पास आई को इसको आप जैसे ही इसको हाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 और -1, -2 -1। जे को जैसे ही हाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 -2, और के को जैसे ही हाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 -2 1 -2। क्लियर है? तो आपका ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, -3i कैप। यहाँ से आपके 0 आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0j कैप, और वहाँ से क्या बन रहा है, +3k कैप। दैट इज योर ए क्रॉस बी। क्लियर है? अब आपको पास किसकी रिक्वायरमेंट है, देखिए ये निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया, b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस भी निकाल दीजिए। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 मॉड्यूलस, b1 क्रॉस b2 का जो मॉड्यूलस है वो आपके हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास क्या गिवन है, देखिए i का कॉफिशिएंट है -3, j का कॉफिशिएंट है 0 और k का कॉफिशिएंट है +3। तो क्या कर देंगे अपन, -3 का स्क्वायर +0 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, इट विल गिव यू 3 3 जा 9 +0 +9, इट विल गिव यू √18। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं। √18 को और अगर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, इट विल गिव यू 3√2। तो व्हाट इज योर सॉर्टेड डिस्टेंस, सॉर्टेड डिस्टेंस में सबसे पहले पॉजिटिव का साइन, यहाँ पर आपका आ जाएगा a2 - a1। तो a2 - a1 आपने क्या निकाल के रखा है, i - j - 4k, i - j - 4k। इसका क्या करेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, b1 क्रॉस b2। किसके साथ करेंगे, b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 क्या है, -3i + 3j, -3i -0j + 3 अपॉन, और मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना आया था आप लोगों का, 3√2। बस इसका डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में i का i से करते हैं तो क्या आता है अपने पास, i को i से करेंगे तो i × -3, 1 × -3 कितना आएगा, -3, -1 × 0 तो 0, j का क्या हो गया 0। आगे देखिए -4k और प्लस का 3, -4k और प्लस का 3 -12, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -12 अपॉन कितना था, 3√2, ये आपका मॉड्यूलस। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, 12 + 3 15 अपॉन 3√2। ये 3 से 5 टाइम गया, यू विल गेट -5/√2। बार मॉड्यूलस है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/√2 यूनिट। क्लियर है? शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला का पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से करके जाना, बहुत सिंपल है। a2 - a1 निकालना है, b1 क्रॉस b2 निकालना है, उसी का मॉड्यूलस निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स। देखिए एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, प्लेन्स। प्लेन्स के अंदर जो प्लेन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ये होता है, ये n = समथिंग। तो यहाँ पर क्या है, r.n = लैम्डा की कुछ वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर दो प्लेन है और दो प्लेन के बीच का वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सपोज ये मेरा पहला प्लेन r.i - j + k = 5। तो यहाँ से मैंने इसको n1 कंसिडर किया, तो n1 कितना हो जाएगा मेरे पास, पहला वेक्टर, फर्स्ट प्लेन का पहला वेक्टर। क्लियर है? दूसरा प्लेन मेरे पास क्या दिया हुआ है, r.2i + j - k दैट इज = 7। तो यहाँ से मेरा दूसरा जो प्लेन का जो वेक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2i + j - k। क्लियर है? अब वो क्या पूछ रहा है, दो प्लेन के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या है फॉर्मूला, cos θ
विच इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉडुलस और n2 का मॉडुलस। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट के रूप में लगाना है, n1 और n2, और उनके मॉडुलस से डिवाइड करना है। डिवाइड करते यू विल गेट योर आंसर। इसीलिए तो n1 डॉट n2 करिए और उसका मॉडुलस का डिवाइड करिए, जो भी आंसर आता है थीटा के रेस्पेक्ट में आपको दिख जाएगा और दैट विल गिव यू द रिजल्ट। क्लियर है? कर लोगे? कर सकते हैं आप सभी? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। आपको इफ द डीसीज ऑफ द लाइन, किसी लाइन का डीसी गिवन है, आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा एक आइडेंटिटी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? पढ़ रखा है कहीं ना कहीं? पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? तो उसको यूज करना है। देखिए आपको पता है कि जो हमारे डीसी होते हैं, जो हमारे डीसी होते हैं उसको आप एल से, एम से और एन से डिनोट करते हैं। डीसी को किससे डिनोट करते हैं? एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। और एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है आपने, कौन सी? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आपको लाइन के डीसी क्या दिए हुए हैं? एल की वैल्यू दे रखी है 1/√2, एम की वैल्यू दे रखी है 1/2 और एन आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो यूज दिस आइडेंटिटी ऑफ द डीसी। एल की वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू कितनी है? एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये कितना बन गया? 3/4 बन गया। ये 3/4 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एन स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको? 1 माइनस 3/4। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा? 1/4। तो n इज इक्वल टू 1/2 इज योर आंसर। इस तरीके से n की वैल्यू निकालिए। ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिख सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको अल्फा दिया हुआ था, बीटा दिया हुआ था और गामा दिया हुआ था। वो भी आपके कोसाइन है बेटा। एल को किससे भी डिनोट कर सकते हैं? कॉस अल्फा से। बीटा को, सॉरी, एम को किससे डिनोट कर सकते हैं? एम को डिनोट कर सकते हैं कॉस बीटा से। ये भी ध्यान रखना है आपको। एन को डिनोट करते हैं कॉस। क्लियर है? तो दोनों फंडामेंटल चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 एज वेल एज एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। क्लियर? बड़ा इजी है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने लायक है। 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के सवाल मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं। तो रफली इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू 4 में से जो ऑप्शन है उसमें आप टिक कर सकते हैं। दिमाग में रखना है इस चीज को। क्लियर है? कि जो डीसीज होते हैं वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी होते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर भी होते हैं। और अगर सिंपल वे में मैं अगर बात करूं डीसी पर थोड़ी सी और, तो अगर आपको जैसे सपोज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और वो कहे कि इसका डी आर निकालो, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो, तो आप डायरेक्ट कह देंगे इसके डी आर होंगे ए बी और सी। कोई परेशानी यहाँ तक? डायरेक्ट ए बी सी कह देंगे, आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट, के का कॉफिशिएंट। लेकिन अगर आपको कहे कि इसका डीसी निकाल के दीजिए, तो डीसी निकालने में आपको क्या करना है? ए दैट इज 1 डी आर अपॉन ऑल द डी आर्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये आपका एज इक्विवेलेंट है बेटा, एल एम एन, ये आपका एज इक्विवेलेंट है किसके? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको इस 2 दिन में जो है आपका एग्जाम होने वाला है उसमें मिलेगा ही मिलेगा। बड़े आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलपीपी प्रॉब्लम। एलपीपी प्रॉब्लम तो आप कह सकते हैं कि सभी 12th वाले बच्चों के लिए रामबाण है ना। फ्री में आपके कुछ नहीं, ग्राफ बनाना है। ग्राफ आप है ना 9th 10th से सीखते आते हैं, है ना, इजीली बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें सिंपल सा कह रहा है कि
ये क्या निकालना है, मिनिमाइज जेड के लिए निकालना है। तो इस चीज को अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये जो कंस्ट्रेंट आपके पास अवेलेबल है, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, आपको क्या लेना है, ओनली इक्वल टू लेना है। इक्वल टू लेने के बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। क्लियर। अब आप छोटी क्लास में कैसे आप इसके पॉइंट लेते थे रैंडमली, x की कुछ वैल्यू लेते, y की कुछ वैल्यू लेते। सपोज मैंने y इक्वल टू 0 लिया तो x इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब क्या x इक्वल टू 0 कर दिया तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है आपको। आगे नेक्स्ट देखिए, सेकंड इक्वेशन के तौर पर मैंने ले ली x प्लस वाई इक्वल टू 2, डेट इज माई सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन को जैसे ही मैंने ली तो इसमें भी मैं क्या कर सकता हूं, एक रैंडमली वैल्यू आप x और y की लेंगे। तो मैंने y की वैल्यू आपके 0 लिखी तो x मेरे को कितना मिलेगा, 2, और x को 0 कर दिया तो y कितना मिलेगा, 2। क्लियर है। अब इस पर बेस्ड अपन को क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए ये आपका बेटा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस। सपोज ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट आपका 4 है। यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। क्लियर। अब आपके देखिए, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे क्या निकाला, x3 और y0, x3 और y0। तो x3 और y0 कहाँ हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा, दैट इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट x3 और y0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3,0। इसी टेबल के लिए सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, 0,1, 0,1। तो 0,1 कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। और आप क्या लिख देंगे, 0,1। ये पुल आउट करना आता है आप सभी को, बड़ा सिंपल है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, ये किसकी इक्वेशन है उसको मेंशन करना है। तो x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये किसकी इक्वेशन है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पहला काम हो गया। अब दूसरी जो टेबल थी उसको ड्रॉ करना है। तो दूसरी टेबल में कौन सा है, 2,0 और 0,2। तो 2,0, 2,0। तो 2,0 आपका यही आएगा बेटा, 2,0। दूसरा क्या है, 0,2, 0,2 यहाँ आएगा आपका, 0,2। अब आप क्या कीजिए, इसको भी ड्रॉ, इसको भी आपस में मिला लीजिए। और इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस पर मेंशन कीजिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको जो शेड रीजन है उसको डिक्लेयर करना है। इसके अंदर के शेड रीजन कौन सा है, तो शेड रीजन इसका कौन सा है उसको डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है इस वाली लाइन के लिए शेड रीजन देखने के लिए आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे 0,0 से। तो 0,0 से सेटिस्फाई करा के देखते हैं क्या आता है। देखिए x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इफ यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बाय 0,0 तो आपको क्या मिलेगा, 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 3। तो 0 क्या, आप बताइए 0 क्या 3 से बड़ा होता है, नहीं होता है। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो सेटिस्फाई अगर होता है तो आप शेड रीजन इस लाइन के लिए, कौन सी लाइन के लिए बात कर रहे हैं, इस लाइन के लिए शेड रीजन ओरिजिन की तरफ करेंगे। लेकिन जब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो शेड रीजन किस तरफ करेंगे, ओरिजिन से हटके करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड जो लाइन है आपकी, सेकंड लाइन कौन सी है, x प्लस वाई। सेकंड लाइन है आपकी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी आपने 0,0 सेटिस्फाई कराया तो क्या 0 बड़ा होता है 2 से, नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, ओरिजिन से दूर हटेगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, शेड रीजन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए शेड रीजन के कुछ कॉर्नर पॉइंट है, एक टेबल और बनानी है आपको। कौन कौन सी टेबल बनानी है, देखिए इसके बाद में आपको एक टेबल बनानी है। यहाँ पर लिखना है
कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखना है, कॉर्नर पॉइंट। और यहां पर आपको z की वैल्यू लिखनी है। z की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, 3x + 5y, 3x + 5y, z इज इक्वल टू 3x + 5y, z इक्वल टू 3x + 5y। अब देखिए हमारे पास जो जो कॉर्नर पॉइंट है, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आए हैं हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आए हैं। एक कॉर्नर पॉइंट कौन सा है बेटा, ये वाला, तो ये इसकी वैल्यू कितनी बता रही है, 3,0। तो 3,0 लिख देंगे यहाँ पर, 3,0। सेकंड कॉर्नर पॉइंट क्या आया हमारे पास, 0,2, 0,2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0,2। और थर्ड कॉर्नर पॉइंट आप में से कौन बताएगा, थर्ड कॉर्नर पॉइंट कौन बताएगा आप में से, 1,1 कैसे हो सकता है, ये कहाँ टच कर रहा है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अबाउट टू इक्वेशन। तो अबाउट टू इक्वेशन जब निकालेंगे आप, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। समझ में आ रही है बात आपको, देखिए करके देखते हैं कौन सा कॉर्नर पॉइंट आता है। x + 3y = 3 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन है आपके पास x + y = 2। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, 2y = 1, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/2। तो y की वैल्यू 1/2 आई, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू 1/2 आई। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए हमारे पास x + y = क्या है, 2 है। तो x + 1/2 = 2, तो x = 2 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 4 - 1, तो x = कितना आ जाएगा, 3/2। तो सेकंड पॉइंट आ गया अपने पास 3/2। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गए। अब आपको इसके अंदर पुट करने हैं, तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं z की क्या क्या वैल्यू आती है। देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 + 0 दैट इज इक्वल टू 9। इसको पुट किया तो z की क्या वैल्यू आ रही है, 0 + 10 दैट इज इक्वल टू 10। और इसको पुट किया तो क्या आ रही है, देखिए z इज इक्वल टू 3, 3/2 + 5, 1/2। तो कितनी आ जाएगी बेटा, z इज इक्वल टू 9/2 + 5/2, तो कितना हो गया, 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहां पर मिनिमाइज की प्रॉब्लम थी। मिनिमाइज का कौन सा कोऑर्डिनेट दिख रहा है, 7, 9 और 10, तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाला कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो आप इसके आगे यहां पर मेंशन कमेंट में क्या लिख दोगे, दिस इज मिनिमा, मिनिमा और मिनिमाइज। इज दिस इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एलपीपी सिंपल है, ग्राफ बनाना है, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, सेट रीजन मेंशन करना है, कॉर्नर पॉइंट वापस पुट करके जो मिनिमम हो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है। आगे देखिए नेक्स्ट अपन इक्वेशन कभी 2 से ज़्यादा दी हुई आती है, 2 से ज़्यादा अगर इक्वेशन आती है तो जो 2 इक्वेशन आपको ग्राफ में कट होते हुए दिख रही है उन 2 इक्वेशन को लेना है और आपस में सॉल्व करना है और उसके कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे। और कॉर्नर पॉइंट वही लेने हैं जो शेयर्ड रीजन में टच कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर और भी पॉइंट है, इन पॉइंट को नहीं लिया है। कौन कौन से पॉइंट लेने हैं आपको, वही पॉइंट लेने हैं जो शेयर्ड रीजन में टच कर रहे हैं। क्लियर है। सपोज आपका शेयर्ड रीजन ये वाला हो जाता है अंदर वाला, तो कौन कौन से पॉइंट लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो शेयर्ड रीजन को सराउंडिंग जो आपके पॉइंट आ रहे हैं उन्हीं पॉइंट को आपको टच करते हुए लेना है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी की। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है कि अगर आपके 2 इवेंट का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, कि अगर 2 का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये मीनिंग होता है किसका, इंडिपेंडेंट इवेंट में। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में भी एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के बन सकता है कि अगर आपका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो दोनों के इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको पीए दिया हुआ है, पीए इज गिवन टू यू, पीबी इज गिवन टू यू, वो कह रहा है ये फाइंड करके बताओ। अब यहां पर एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब होता है बेटा ए इंटरसेक्शन बी। कंफ्यूज करा नहीं करा, इसने डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं लिखकर क्या दे दिया, एंड।
अगर ये और देता तो आपको क्या लिखना पड़ता, यूनियन, है ना, और इसने क्या दे दिया आपको, एंड, तो एंड दे दिया तो क्या वर्ड आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्या है, वो चाह रहा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए जब आपका इवेंट इंडिपेंडेंट हो। तो पी ए की वैल्यू इसने दे रखी है 0.3, पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.6, 6 3 जा 18, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0.18। क्लियर है, बड़ा सिंपल। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है और दूसरा एंड का सिंबल क्या होता है, ये पता है आप लोगों को, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि पी ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और बी का मतलब बी नोड निकाल के बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी नोड निकालना है, तो हमारा इवेंट कैसा था, इंडिपेंडेंट, तो जो चीज़ है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए था तो ए को, और यहाँ पर बी बार था तो बी बार को। क्लियर है। अब हमारे पास पी ए तो अवेलेबल है लेकिन पी बी बार अवेलेबल नहीं है, बट हम जानते हैं कि इवेंट का होना प्लस इवेंट का नहीं होना दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर होगा, नहीं होना और होना सबका सम 1 के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 0.3, और यहाँ पर अपने निकल जाएगा 1 माइनस 0.6, तो इट विल गिव यू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.12, दैट इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट है ना, परसों एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है आप लोगों को, है ना। स्पेशली बार वाला ध्यान रखना है कि इवेंट का होना और नहीं होना दोनों का सम 1 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका फिर से इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन आ गया है। इंडिपेंडेंट में आपको ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट दे रहा है ना। तो 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दे रहा है तो सबसे पहले ये जरूर लिख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये लिखना है आपको सबसे पहले। क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 1/2, तो ये 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है x, तो ये x लिख दीजिए। तो ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। इतना काम तो हम सबसे पहले कर देंगे कि अगर इसने एक वर्ड दे दिया है इंडिपेंडेंट, तो दो इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, 2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आगे देखिए यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है, यूनियन गिवन है आपको, उसके बाद में पीबी गिवन है, वो क्या कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यूनियन गिवन है तो सबसे पहले यूनियन और इंटरसेक्शन में कॉमन एक फॉर्मूला है जिसमें यूनियन भी आता है और इंटरसेक्शन भी आता है। क्या फॉर्मूला है कि अगर अपन लगाएं ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर यहाँ पर यूनियन आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन। क्लियर है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आपको कितना गिवन है 3/5 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x। क्लियर। और माइनस ये आपने ऑलरेडी इंडिपेंडेंट इवेंट से निकाल रखा है 1/2x। क्लियर। अब 1/2 को इधर ले आइए, x की टर्म को उधर ही रखिए, तो 3/5 माइनस 1/2 डेट इज इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं, x में से 1/2x गया तो पीछे कितना बचेगा 1/2x, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 10 है, आपका एलसीएम आ गया। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/2x। यहाँ से आपके 5 टाइम ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 1/5 किसकी वैल्यू आ गई आपके x की, यही तो पूछा है इसने। आया बात समझ में, इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट भी दे रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर किसकी बात कर रहा है कि यूनियन भी दे दिया आपको, इंटरसेक्शन भी दे दिया। एक तरफ यूनियन, फिर उन दोनों का एडिशन के साथ इंटरसेक्शन लिखेंगे। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन बनता है ना। जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चन के पैटर्न इस तरीके के ही रहेंगे, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले अपन को जो चीज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पूछ रहा है ना, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकाल के बताइए।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालने का पूछे तो सीधा सा सिंपल क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर ई अपॉन एफ लिखा हुआ है तो सीधा सा इंटरसेक्शन करना है, करने के बाद में जो डिनोमिनेटर में है उसी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा फॉर्मूला क्या देख रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो इसमें क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से डिवाइड करना है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको, देखो 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी दे रखा है, कितना दे रखा है 0.3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6, इट विल गिव यू 1/3। क्लियर? सिंपल। इस तरीके के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए बेस्ड थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करना है, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ, केवल फ्लो चार्ट बनाना है आपको। फ्लो चार्ट बना दिया, बनाने के बाद में आपको सिंपल जो चीज़ पूछ रहा है ना, तीनों तरीके बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ तीनों में से जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है निकाल सकते हैं, रटना नहीं है, समझना है। देखिए क्या पूछ रहा है, एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है जिसमें कुछ सर्टेन कुछ इक्विपमेंट बन रहे हैं, जैसे बोल्ट बन रहे हैं यहाँ पर। अब बोल्ट बन रहे हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन कौन से मैन्युफैक्चर हो रहा है कि मशीन ए बी सी, 3 मशीन इन्होंने कैटेगराइज कर दी कि बोल्ट की 3 मशीन लग रही है, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। तो अपन भी फ्लो चार्ट के हिसाब से एक फैक्ट्री के अंदर ए मशीन लगा दी, बी मशीन लगा दी और सी मशीन लगा दी। बड़े ध्यान से समझना है इसको। ए बी सी 3 मशीन लगाने के बाद में वो उनकी प्रोबेबिलिटी दे देगा डायरेक्ट कि कितनी प्रोबेबिलिटी इस मशीन की बनाने की है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी दे दी 25%, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 25/100। क्लियर है? सेकंड की दे दी 35%, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 35/100, और थर्ड की लिख रहा हूँ 40/100। तो तीनों की, अगर 2 की प्रॉब्लम देगा तो दोनों की प्रोबेबिलिटी देगा, 3 की है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले देगा। तो आपको ABC लिखना है और उसका फ्लो चार्ट बनाना है, पहला काम ये करना है। अब एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको आप कैंसिल ना करें, है ना, कैंसिल करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। या तो आपको इस फ्रैक्शन में लिखना है, या 25, 35 और 40 डायरेक्ट रख दीजिए, क्योंकि 100 बाद में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ये 3 देने के बाद में वो कहेगा कुछ ना कुछ ऐसा उसमें इवेंट डालेगा क्वेश्चन के अंदर कि ये जो बोल्ट इसके द्वारा बने हैं इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो बनाया है उसमें से जो डिफेक्ट है वो क्या है, 5%, 4% और 2%। तो वो डिफेक्टिव का मैंने एक इवेंट मान लिया ई। तो ई किसमें से, ए में से E/A का जो मेरा जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 5/100। E/B का जो मेरा प्रोबेबिलिटी का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी आ गया बेटा P, ये प्रोबेबिलिटी E/B का कितना आ रहा है 4/100। और थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी इवेंट E/C का कितना आ रहा है 2/100। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। फ्लो चार्ट बनाओगे तो गलती नहीं होगी। आगे वो पूछ रहा है, बस ये 2 लिखने के बाद में आप डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। अगर मशीन बी पूछ रहा है, अब देखो यहाँ पर E/A लिखा है, आपको क्या करना है, बी पूछ रहा है ना तो बी ऊपर लिखिए और E नीचे लिखिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वो पूछ क्या रहा है, B/E पूछ रहा है। यहाँ पर क्या करना है, इवेंट अपॉन जिसमें से वो डेवलप हुआ। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, B/इवेंट। समझ में आ रही बात आपको? अब B वाला पूछा है तो क्या करना है, B वाले के दोनों को तो करेंगे प्रोडक्ट। क्या करेंगे, B वाले के दोनों को करेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करिए, B वाले के दोनों को करेंगे प्रोडक्ट। तो 35/100 इंटू 4/100। जिसका पूछे, C का पूछता तो किसका प्रोडक्ट करते ऊपर, C वाले के दोनों का। A वाले का पूछता तो किसका प्रोडक्ट करते हैं, A वाले दोनों का। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, B वाले मशीन का वो पूछ रहा है, तो B वाले को दोनों को करेंगे प्रोडक्ट। और नीचे क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट क्या है 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस इसका प्रोडक्ट क्या है 40/100 इंटू 2/100।
समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले इंडिविजुअल की एबीसी मशीन की प्रोबेबिलिटी लिख दी, फिर उसमें से जो बोल्ट खराब है उनकी प्रोबेबिलिटी लिख दी। अब वो पूछ रहा है बी वाले का, तो बी वाले का दोनों का प्रोडक्ट किया अपॉन ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट प्लस ये प्रोडक्ट। अगर वो सी वाला पूछता तो क्या करते, इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर आ जाता न्यूमरेटर में, फिर इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट। यानी ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में तो दोनों तीनों के प्रोडक्ट आएंगे और न्यूमरेटर में किसका प्रोडक्ट आएगा, जिसका पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम। तो यहां पर हमने क्लास 12 के बोर्ड के जितने भी चैप्टर हैं, आपके 13 चैप्टर हैं, 13 के आने वाले एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चंस, इस पैटर्न के आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपने पिछले 2 वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे और इस वीडियो भी आपको जल्द प्रोवाइड हो जाएगा, तो ये वीडियो भी आप बहुत ढंग से देखना और एग्जाम में जाने से पहले तीनों वीडियो को फास्ट स्पीड करके सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले देख के जाना। आप लोग एक चैप्टर जो 6 AOD है उसके अंदर आप लोग ध्यान रखें कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है, जैसे सर्कल का है, वॉल्यूम का है, तो इनके सरफेस एरिया के फॉर्मूला है, वॉल्यूम के फॉर्मूले पढ़ के जाना। तो अगर वो फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो AOD के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे आप लोगों के। तो हमने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत करी है, आप लोगों ने भी जहाँ से भी पढ़ा है बहुत अच्छे से मेहनत करी है। इस प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों ने कुछ वीडियो देखे हैं और इस सीरीज के जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो मैथमेटिक्स की जो सीरीज थी, ये क्वेश्चन के हम करियर प्लेटफॉर्म की हेल्प से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी 12th के बच्चे देख रहे हैं उन सबको ये वीडियो पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। ऑल द वेरी बेस्ट। हम पूरे करियर प्लेनेट की फैमिली की तरफ से आप सबको मैथमेटिक्स एग्जाम का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से दें और जीवन में बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।